आज पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को। और सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की औद्योगिक विधि में से हमें संपर्क विधि को पढ़ना है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आता है कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करें। तो मैंने पहले से हेडिंग लिख रखी है कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण। अब संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की एक औद्योगिक विधि है, और इस औद्योगिक विधि को समझने के लिए हमें एक बहुत बड़े से फिगर की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ इस फिगर को बना रखा है। फिगर को एक तरफ से समझते हैं कि फिगर के कितने पार्ट हैं, और उन सभी पार्ट्स का अपना एक अलग काम है। तो हर पार्ट्स के काम को भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बना रखा है पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर एक प्रकार का, जिसको आप चूल्हा नहीं कहते हो, वो है। पायराइट बर्नर दो पदार्थों को जला सकता है, या तो किसी भी धातु का सल्फाइड हो, SiS को, सल्फाइड अयस्क, या सल्फर को। आप इन जगहों पर सल्फाइड अयस्क या सल्फर को रख दोगे, यहाँ से एयर की प्रेजेंस रखोगे अंदर की ओर, और जब एयर की प्रेजेंस में आप सल्फाइड अयस्क को या सल्फर को जलाओगे तो मुख्य रूप से दो गैसें बनेंगी। मुख्य रूप से कौन कौन सी दो गैसें बनेंगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप अयस्क को जलाते हो या सल्फर को जलाते हो, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी रहती हैं। इसलिए मैंने वहां लिख रखा है इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब क्योंकि ये दो गैसें बनी हैं मुख्य रूप से, इसमें से अशुद्धियां भी हैं। तो क्योंकि अशुद्धियां हैं तो हमें सबसे पहला काम कर लेना चाहिए कि इन गैसों में से अशुद्धि को हटा लेना चाहिए, क्योंकि अभिक्रिया के लिए हमें यही दो गैसें आगे जरूरत पड़ने वाली हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है तो उसको क्या है, इम्प्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इन गैसों के मिश्रण को शुद्ध करने के लिए हम एक नए चैम्बर पर लेके गए, जिसका नाम क्या है? धूल कक्ष। कोई पूछता है धूल कक्ष करता क्या है? मैंने लिखा है माइनस धूल। माइनस का मतलब है अलग कर देता है, हटा देता है। किसको? धूल को। तो धूल कक्ष धूल को कैसे हटाता है? इसमें हम जल वाष्प को प्रवाहित करते हैं, जल की भाप को प्रवाहित करते हैं। भाप क्या करता है कि भाप धूल के कणों को बर्तन की तली पर क्या कर देता है? एकत्रित कर देता है, बाकी गैसों को आगे जाने देता है। अब जैसे बाकी गैसें आगे जाएंगी तो मैं क्या समझता हूं, इसमें से बहुत सारी अशुद्धियां अभी भी इसमें ऐसी हैं जो जल में घुलनशील हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस में कुछ अशुद्धियां ऐसी भी हैं जो जल में घुलनशील है। इसलिए मैंने गैसों को धूल कक्ष के बाद सीधे कहां पर लेके गए? धावन टावर। धावन टावर एक ऐसा टावर होता है जिसमें गैसें नीचे से कहां जाएंगी? ऊपर की ओर, और ऊपर से जल की बौछार कराई जाएगी। गैसें नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं, जल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। इन गैसों में जो जल में घुलनशील अशुद्धि होगी, भाई इन गैसों में कोई ऐसी भी अशुद्धि होगी जो जल में कैसी होती है? घुलनशील। ये गैसें तो सब ऊपर पाइप से अगले कक्ष में चली जाएंगी, लेकिन जब गैस नीचे से ऊपर जा रही होगी तो इस गैस में जो अशुद्धियां होंगी और जो जल में घुल सकती होंगी, वो जल में घुलकर कहाँ जाएंगी? नीचे। हम जिन्हें टैप खोलकर अलग कर लेंगे तो हम पूछेंगे ऐसी अशुद्धि में से धावन टावर में कौन सी अशुद्धि को दूर करता है? तो मैंने माइनस करके लिखा है जल में घुलनशील अशुद्धियों को दूर करते हैं। जल ऊपर से गिरा, जो अशुद्धियां जल में घुल गई वो कहाँ गई? नीचे। गैस गई वहां। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड भी ऐसी कंडीशन पर नम हो जाती है। नम का मतलब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो नमी आ जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। हमें क्या करना है? नमी को समाप्त करना है। तो यहां से निकलने धावन टावर से निकली हुई सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस नम होती है, जिसे हमें क्या करवाना है? शुष्क करवाना है। शुष्क का मतलब समझते हो? जल को अलग कर देना है। क्योंकि नम सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को शुष्क कराना है तो हमें एक ऐसे कक्ष की जरूरत पड़ेगी जिसको क्या कहते हैं? शुष्कन कक्ष। हाँ, कक्ष के नाम से याद है, शुष्कन कक्ष भी लिखा हो सकता है, शुष्कन टावर भी लिखा हो सकता है, चैम्बर भी लिखा हो सकता है, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, सेम प्रोसेस है, उसी का मतलब वही है। तो शुष्कन कक्ष में क्या होगा? देखो, ये नम सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ आई। अब गैस नीचे से कहाँ जाएगी? ऊपर। और ऊपर से किसकी बारिश कराई जाएगी? H2SO4 की। सल्फ्यूरिक एसिड की जब बारिश कराई जाएगी तो सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से नीचे आएगा, और नम सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहाँ जाएगी? ऊपर। ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड नीचे जाने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में आएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड में जितनी नमी होगी उसको सबको क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल में जल को अलग करने की क्षमता होती है, तभी हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
निर्जलीकारक पदार्थ होता है, क्योंकि ये निर्जलीकारक है सल्फ्यूरिक अम्ल। यह सल्फर डाइऑक्साइड से नमी को क्या कर देगा, दूर कर देगा। और सल्फर डाइऑक्साइड से नमी जैसे ही दूर हुई, हमने एक अगले कक्ष में ले गए इसको। अगले कक्ष का नाम क्या है, शोधक। आर्सेनिक शोधक करता क्या है, आर्सेनिक अशुद्धि को क्या कर देता है, माइनस का मतलब है हटा देता है। इसमें होगा क्या, इसमें से बहुत जगह ऐसे छोटे छोटे स्थान होंगे जहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड के जेल के गोले रखे होंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड जेल के गोले करता क्या है कि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस इन क्षेत्रों से निकलेगी, फेरिक हाइड्रोक्साइड के गोले उस सल्फर डाइऑक्साइड गैस में उपस्थित आर्सेनिक नामक अशुद्धि को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। आर्सेनिक के टुकड़ों का फेरिक हाइड्रोक्साइड की सतह पर चिपक जाना कहलाता है अधिशोषण। ध्यान रखना इस बात को। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां से निकल के गई, क्योंकि उसमें आर्सेनिक अशुद्धि थी, फेरिक हाइड्रोक्साइड के गोलों ने आर्सेनिक अशुद्धि को अपनी सतह पर क्या कर लिया, चिपका लिया। आर्सेनिक अशुद्धियां इन्हीं गोलों पर चिपकी रह गई। शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस अगले चेंबर पे गई। अभी जब अगले चेंबर पे गई, जिसका नाम है टेस्टिंग बॉक्स, हिंदी में बेटा इसको परीक्षण बॉक्स कहते हैं। परीक्षण बॉक्स क्या करता है, परीक्षण बॉक्स इस चीज को चेक करता है यहां कि पूरा पिछले जितने उपकरणों से आप गैस को ला रहे हो, आप एक काम कर रहे हो, गैस को शुद्ध कर रहे हो। तो परीक्षण बॉक्स इस बात की परीक्षण करेगा कि क्या वास्तव में जो आप गैस ले के आए हैं वो शुद्ध है या अभी भी गैस में कोई इंप्योरिटी है। तो परीक्षण बॉक्स जो होता है वो कांच का बना होता है और इसमें लाइट की स्ट्रॉन्ग बीम डाली जाती है, प्रकाश किरण डाली जाती है। प्रकाश किरणें ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट पे डाली जाती हैं। अभी ध्यान देने वाली बात क्या, अगर कोई भी अशुद्धि का पार्टिकल इन गैसों पर होगा, मैं उस सिचुएशन की बात बताता हूं, तो जैसे ही पार्टिकल परीक्षण बॉक्स पर आएगा, प्रकाश उस परीक्षण बॉक्स के उस पार्टिकल अशुद्धि के पार्टिकल पर पड़ेगा। और जब प्रकाश अशुद्धि के पार्टिकल पर पड़ेगा तो आप लोगों ने एक घटना पढ़ी है, प्रकाश का प्रकीर्णन, फैलाव। तो उस पार्टिकल से प्रकाश पड़कर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा, जिससे हमें वो पार्टिकल चमकता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही हम चमकता हुआ पार्टिकल देखेंगे, हम देख के जान जाएंगे इसमें अशुद्धि के पार्टिकल आ गए हैं। अगर अशुद्धि के पार्टिकल आ गए हैं तो क्या करना चाहिए, तो हमें एक काम कर लेना चाहिए, जितनी भी गैसों को हम यहां से लाएं, एक बार दोबारा से हमको यहां से धूल कक्ष से गैस को फिर से ले जाना है यहीं से, और धूल कक्ष से फिर उसको शुद्ध करते हुए लाना है। और फिर जब गैस परीक्षण बॉक्स में आएगी, फिर वही लाइट बीम डाल के चेक की जाएगी। और अब देखा गया कि लाइट बीम डाली गई, लेकिन पार्टिकल कोई भी ऐसा नहीं है टेस्टिंग बॉक्स में जो चमकता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई भी पार्टिकल नहीं चमकता, इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट अब तक का कैसा है, सही है। समझ रहे हो अशुद्धि को कैसे पहचानना है। एक स्ट्रॉन्ग लाइट बीम डाली जाएगी, अगर अशुद्धि का कण है वहां, कहां पर, परीक्षण बॉक्स में, तो वो अशुद्धि का कण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होगा, चमकता दिखाई देगा। और हम समझ जाएंगे कि हमें अभी गैस को और भी शुद्ध करना है, और हम दोबारा से उसको धूल कक्ष में ले जाएंगे और वहां से प्योर करते हुए फिर लाएंगे स्टेप वाइज। लेकिन अगर हमको ऐसा नहीं मिलता है कोई भी पार्टिकल की यहां चमक रहा है, मतलब हम लोगों ने गैसों को प्योर पूरा तरीके से क्या कर लिया है, प्योर। अब क्योंकि प्योर कर लिया है, रासायनिक अभिक्रियाओं की जरूरत है। अब हम क्योंकि प्योर हो गया तो आगे चले, इम्प्योर हो जाता तो फिर धूल कक्ष की ओर चलते। हमने माना प्योर हो गया, आगे चलते हैं। प्री हीटर लिखा हुआ है। अच्छा, दो गैसें थी मेनली वहां से, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ये गैसें यहां तक बच के आ पाई हैं। अब क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस नॉर्मल टेम्परेचर पर एक दूसरे से अभिक्रियाएं नहीं करती, इसके लिए हमें हल्का सा इसके टेम्परेचर को क्या करना होता है, बढ़ाना पड़ता है। मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी करनी पड़ेगी जिससे दोनों पदार्थ आपस में क्या कर लें, अभिक्रिया। तो उसके लिए मैंने प्री हीटर रखा है। प्री हीटर का मतलब क्या है, अभिक्रिया से जस्ट पहले गैसों को थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। प्री का मतलब पहले, हीटर का मतलब है वो जो ऊष्मक है। अभिक्रिया से पहले इसको रखा जाएगा, प्री हीटर नामक उपकरण को। यह अभिक्रिया से जस्ट पहले गैसों को थोड़े टेम्परेचर को बढ़ा देगा ताकि अभिक्रिया की स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे गैसें गर्म हुई, हमने उत्प्रेरक कक्ष पर भेजा। उत्प्रेरक कक्ष पे ये किसके गोले रखे हुए हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के। अभी आप जानते थे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती थी वो चेंज हो जाएगी सल्फर
ट्राइऑक्साइड। तो यहां से जब अंदर गई होगी तो दो गैसें होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लेकिन अब जब यहां से गैस निकलेगी तो वो कौन सी गैस होगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब सल्फर ट्राई, ये गोले किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उत्प्रेरक को। अब आगे गैस जाएगी कौन सी? सल्फर ट्राई। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस नीचे से कहां, क्योंकि गैस है, नेचर है, ये नीचे से कहां जाएगा? ऊपर की ओर। लेकिन ऊपर अवशोषक कक्ष में मैंने H2SO4 को इस्तेमाल कर रखा है। ये H2SO4 98% प्योर होगा। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस नीचे से ऊपर की ओर जा रही, सल्फ्यूरिक अम्ल की बौछार ऊपर से नीचे की ओर हो रही। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अभिक्रिया। जैसे रिएक्शन करेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा जिसका नाम था ओलियम। याद है ना? H2H2O7 कैसे बनेगा कि ऊपर से H2SO4 आ रहा होगा, नीचे से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आ रही है, H2H2O7 बनकर तैयार होगा। ये H2H2O7 यहां पर आपको प्राप्त होगा, जिसे टैप की सहायता से एक पात्र में क्या कर लेंगे? इकट्ठा। अगर ओलियम इस बर्तन पे इकट्ठा हो गया है तो ओलियम पर बस केवल एक काम करना होता था कि जल मिला लेते थे और उसे सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या कर लेते थे? बदल लेते थे। तो जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना होगा हम एक काम कर लेंगे, जो ओलियम हमने यहां प्राप्त किया है टैप की सहायता से, टोटी की सहायता से, हम इसे क्या करेंगे? जल के साथ मिलाकर विभिन्न सांद्रताओं के H2SO4 को बना सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको हम समझ सकते हैं एक तरफ से। अभी आप लोगों को इनमें से जो भी प्रोसेस ना आया हो, ऐसा लग रहा हो कि ये प्रोसेस कठिन लगेगा, उस पर बात करेंगे केवल। बाकी मैं तो समझता हूं लगभग सभी से कुछ हो गया। अभी फिर इसके लिए मैंने, अच्छा ये भी है कि इस आर्टिकल को आपको डायरेक्टली लिख के नहीं आना है, आपको स्टेप वाइज समझाना भी है। तो मैंने समझाना यहीं से शुरू कर भी दिया है। सबसे पहला मैंने हेडिंग डाल दिया है पायराइड बर्नर, क्योंकि रिएक्शन तो यहीं से स्टार्ट हुई। कहता है इसमें से या तो आप सल्फर को जलाओगे या तो आप आयरन पायराइट्स को जलाओगे, या आयरन पायराइट्स भी इसको कहते हैं, उसको जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जस्ट मैंने उसके बगल पे लिख रखा है, इस दौरान प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है? अशुद्ध होती है। तो रिएक्शन लिखने के लिए कहेगा, सल्फर पर रिएक्शन लिखने के लिए कहेगा तो SO2। अगर आयरन पायराइड पर रिएक्शन लिखने के लिए कहेगा तो देखो FeS2 आयरन पायराइड का होता है 11/2O2। अरे नहीं भैया, 5/2O2। 5/2O2 में FeO प्लस 2SO2, 2 दूना 4 1 5, ये दो पदार्थ बनेंगे। रही बात अब क्रिया को डिटेल में करने की, तो हम लोगों ने कर ही लिया था कल। नेक्स्ट नंबर पे देखेंगे कि बेटा इसके बाद कौन सा कक्ष आता था? धूल कक्ष, जिसे हम डस्ट चैम्बर भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें वाष्प द्वारा धूल के कणों को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। वाष्प के साथ धूल आती है कांटेक्ट में, जितने भी धूल के कण होते हैं वो बर्तन की तली पर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है वॉशिंग टावर, जिसको धावन टावर या धावन कक्ष या धावन चैम्बर जो भी समझते हैं वो बोल सकते हैं इसको। धावन कक्ष में ऊपर से बारिश का की होती है जल की, और जो गैस में जल में घुलनशील अशुद्धियां होती हैं वो दूर होती है। तो मैंने लिख भी रखा है, इसमें जल में की बौछार द्वारा जल में घुलनशील अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। इस दौरान सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो मिश्रण होता है वो भी नम हो जाता है। नम का मतलब उसमें भी क्या आ जाती है? नमी। अभी नमी के नाम से मुझे एक बात आया, नमी समाप्त करना है ना, और नमी को साथ समाप्त करने के लिए इसको शुष्क करना होगा। और शुष्क करने के लिए कौन सा टावर चाहिए? शुष्कन। तो अगले नंबर पे मैंने ड्राइंग टावर लिख रखा है, जिसका मतलब होता है शुष्कन कक्ष। कस्ता कहता ऊपर से H2SO4 की बौछार द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण में आई हुई नमी को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक अच्छा निर्जलीकारक पदार्थ है, अर्थात नमी को तुरंत दूर कर सकता है। तो एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे पढ़ते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की विधि जो चल रही थी उसमें से नेक्स्ट चैम्बर को पढ़ते हैं। अगला चैम्बर है हमारे पास आर्सेनिक शोधक। मैंने बताया था पहले भी आपको, मैंने लिख भी रखा है कि इस कक्ष में फेरिक हाइड्रोक्साइड के गोले रखे रहते हैं। ये लगभग थोड़े से जेल फॉर्म में होते हैं, रखे होते हैं, जो आर्सेनिक को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं, या ऐसा भी कह सकते हो चिपका लेते हैं अपनी सतह पर। और इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो मिश्रण होता है वो शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते थे, आपने देखा भी होगा फिगर पर परीक्षण बॉक्स का चित्र बना था। टेस्टिंग बॉक्स में क्या होगा? कांच से बने इस पात्र में तीव्र प्रकाश को आरोपित किया जाता है। हमें दो प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। पहला,
कि उसमें से भी कोई पार्टिकल क्या होगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। अगर कण का चमकता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रयोग कैसा हो गया है, असफल। असफलता की यही पहचान है कि पार्टिकल जो है वो ग्लो करने लगा। हम समझ गए कि कोई इंप्योरिटी का पार्टिकल वहां पहुंच गया तभी ये ग्लो कर रहा है। लेकिन जैसे मैं देखता हूं कि कोई भी कण नहीं चमकता है तो मैं समझ जाता हूं कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को पूरी तरीके से प्योर कर रखा है। यह सफलता की पहचान है। असफलता की दशा को मैंने नहीं दिखाया है, हाँ, लेकिन मैंने जस्ट अगली लाइन पे लिखा है सफल होने की दशा में। अगर परीक्षण यहां तक सफल हो गया तो फिर हम उसे उत्प्रेरक कक्ष में ले जाएंगे। हाँ, एक इस जगह पे चैम्बर छूट गया, कौन सा, प्री हीटर नहीं था, लेकिन प्री हीटर को लिखना भी नहीं है, उसमें कोई खास परिवर्तन तो हुआ नहीं। तो प्री हीटर को क्या करते हैं, हम लोग नहीं बताते हैं कि प्री हीटर क्या करेगा। प्री हीटर केवल अभिक्रिया के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देगा, गैसों के टेम्परेचर को। जब विशेष कोई बात नहीं है, वहां किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया। कभी कभी तो किताबों में भी इसका फिगर प्री हीटर का नहीं बनाते हैं, तो प्री हीटर को छोड़ेंगे। कहता है उत्प्रेरक कक्ष में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में, नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का 723 केल्विन से 823 केल्विन के बीच में ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो बेटा कहता है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होना है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में 723 केल्विन से 823 केल्विन। तो मैं लिख लेता हूं 723 केल्विन से 823 केल्विन पर कराया जाता है। आपको सभी को पता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीकृत होकर बदल जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। एक और चीज मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं बेटा, यह रिएक्शन, ये जो रिएक्शन लिखी गई है ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और इसको लिख लेते हैं ऊपर V2O5। तो इसलिए मैंने रिवर्सिबल एरो का प्रयोग कर लिया है यहाँ। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनने के बाद तो लास्ट चैम्बर था अवशोषक कक्ष। अब क्या कहता है, प्राप्त SO3 को, जो मुझे यहां से SO3 प्राप्त हुई है, उस SO3 को H2SO4 के 98% मिश्रण में से द्वारा अवशोषित कराया जाता है। अवशोषित का मतलब है SO3 की अभिक्रिया 98% प्योर H2SO4 के साथ कराई जाती है, जो ऊपर से बौछार के रूप में गिर रहा था। SO3 की H2SO4 से अभिक्रिया होती है, कराने पर ओलियम बनता है, जिसे विभिन्न सांद्रताओं के सल्फ्यूरिक अम्ल को बना सकते हैं। इस अभिक्रिया को देखते हैं। कहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 के साथ सांद्रित कराया जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 के साथ अवशोषित कराने पर बनता है H2H2O7, जिसको हम नाम देते हैं ओलियम। अब ओलियम क्या है, ओलियम पर जल मिलाओ और डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना लो। तो मैंने ओलियम पर जल मिलाकर विभिन्न सांद्रताओं के H2SO4 को क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। तो ओलियम क्या है, एक प्रकार का सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से H2SO4 के फॉर्म में नहीं बदला है, बस इस पे जल मिलाने की आवश्यकता होती है। जैसे जल मिलाया H2SO4 बनकर तैयार हुआ। विभिन्न सांद्रताओं का मतलब है आप 30% H2SO4 बनाना चाहोगे वो भी बना लोगे, 40% H2SO4 बनाना चाहोगे वो भी बना लोगे। विभिन्न सांद्रताओं के H2SO4 को बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे। तो बनाने की विधि तो पूरी समाप्त हो गई। अगला है भौतिक गुण, सल्फ्यूरिक एसिड के भौतिक गुण। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ भौतिक गुण तो भैया इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। पहला, शुद्ध अवस्था में सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो रंगहीन होता है, लेकिन मैं बताऊं जैसे ये धीरे धीरे रखा रहता है कुछ दिनों तक, सल्फर के ऑक्साइड्स के कारण और अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। वैसे जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होगा ये रंगहीन होगा, लेकिन जैसे अशुद्धियों के कांटेक्ट में आएगा, एयर पे रख भी दे दोगे, खुला छोड़ दोगे तो ये अशुद्धियों के कांटेक्ट में आ जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होकर इसका रंग कैसा पड़ जाता है, हल्का पीला। लेकिन मैंने शुद्ध वाले का लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है रंगहीन। शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड रंगहीन होता है, उच्च घनत्व होता है, डेंसिटी भी ज्यादा होती है। अभी आपको एक बात बताएं, अगर 5 लीटर एक डिब्बे पर पानी आता है, उसको उठा करके देखोगे, उसको रख दीजिए। अब 5 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड के डिब्बे को उठाकर देखिए, उसको रख दीजिए। आप इसका अंदाजा पाओगे, लगभग जितना पानी का वजन था 5 लीटर का, उससे लगभग 2 गुने से थोड़ा सा कम सल्फ्यूरिक एसिड का वजन था। उसका डेंसिटी हाई होता है, ऐसा कुछ बताते हैं। कहता है 1.8
डेंसिटी होती है 1.8 लगभग। ऐसा अंदाजा, अगर मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊं, एग्जैक्टली क्लियर पूरी रीडिंग नहीं बताई जा सकती है, लेकिन मैं बताऊं, अगर 1 लीटर पानी का वजन 1 किलोग्राम है तो फिर 1 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल का वजन 1 किलो 800 ग्राम के आसपास होगा। मतलब लीटर एक ही है दोनों का, पानी को उठाते हुए 1 किलो निकल जाता है वजन, इसे द्रव्यमान। लेकिन आप जब भी H2SO4 को उठाते हो उसका वजन तकरीबन 1 किलो 800 ग्राम, लगभग 2 गुने के आसपास जाता है। तो काफी ज्यादा डेंसिटी भी हाई होती है, वजन भी काफी ज्यादा रहता है। अगला नंबर, अरे उसी में लिखा है इसकी श्यानता भी उच्च होती है, ऐसा एसिड है ये। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। कहता है इसका उतना 611 केल्विन होता है, जो कि अपनी श्रेणी में अगर देखा जाए तो काफी उच्च है। देखो उसका उच्च इसलिए भी है क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। क्योंकि इस सभी मॉलिक्यूल में देखो क्या होता है, कभी एल्कोहल की बात होती है तो हम क्या बताते हैं, एल्कोहल का मॉलिक्यूल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता एल्कोहलों की अपेक्षा भी अधिक होती है। क्योंकि एल्कोहलों की अपेक्षा भी अधिक होती है बेटा, इनके मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा अच्छे अरेंजमेंट में सेट होते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। इसलिए हमने कहा इनके क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इनका हाइड्रोजन बॉन्ड उनके हाइड्रोजन बॉन्ड की अपेक्षा काफी कैसा है, स्ट्रॉन्ग। अगला नंबर लिखता है प्रकृति में प्रबल अम्लीय, भैया इसको केमिकल ऑफ किंग कहते हैं। ये अम्ल प्रबल नहीं होगा तो और कौन सा एसिड प्रबल होगा। प्रबल क्यों है, प्रबलता का एक ही नजरिया एसिड में। आप सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलें, अगर जल में घोलने पर सल्फ्यूरिक एसिड जितना ज्यादा से ज्यादा आयन प्रोड्यूस करता है टूट टूट कर, कैसे आयन प्रोड्यूस करता है, H पर प्लस आयन और SO4 पर माइनस चार्ज। जितना ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर सकता है बेटा अम्ल उतना ही प्रबल है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा से ज्यादा अधिकतम आयनों की संख्या को प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए हम मानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है और ये बहुत क्षमतावान एसिड्स में एक है। अगला नंबर है इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। आपने सल्फ्यूरिक एसिड को आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसा मैंने देखा है, सल्फ्यूरिक एसिड को कभी भी मेटल के पात्र में नहीं रखा होगा, आपने मेटल के बर्तनों में रखा ही नहीं होगा, क्योंकि ये मेटल का क्या कर देता है, संक्षारण कर देता है, उसे खराब कर देता है। वैसे तो मैं बताऊं प्लास्टिक के बर्तनों को भी ये खराब कर सकता है, लेकिन अपने यहाँ प्योर सल्फ्यूरिक एसिड का मिल पाना थोड़ा सा कैसा होता है, कठिन। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो हम कांच के बर्तनों पर उसको रख लेते हैं, और कांच के बर्तन पे तो सल्फ्यूरिक एसिड को रखा ही जा सकता है, चीनी मिट्टी पे भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा प्योर हुआ तो फिर प्लास्टिक के बर्तनों पर इसको रख पाना असंभव है। ये प्लास्टिक के बर्तनों को तुरंत मुलायम कर देगा, पिघला देगा, गला देगा जिसको कहते हैं, और खराब कर देगा उसको। इसलिए हमने बताया कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। वैसे भी एक बात तो हमेशा के लिए दिमाग में भर लेना, किसी भी एसिड को आप मेटल के पात्र में नहीं रख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो। आपके घरों में अचार होता है, क्या किसी घर में अचार किसी मेटल के बर्तन पर रखा हुआ है, नहीं, प्लास्टिक पे रखा होगा, और उसको क्या चीनी मिट्टी के बर्तन पे रखा होगा, कांच के बर्तन पे रखा होगा। और एक और चीज है कि मेटल के चम्मच से भी उसको नहीं निकालना चाहिए अचार को, कि एक चम्मच ले लिया उसको अचार में रख दिया, वो हमेशा के लिए फिक्स है, बेचारे का जीवन उसी के अंदर है, वो भी झांक रहा है ढक्कन के बाहर से अंदर से कि हमको निकाल लो यहाँ से, लेकिन तुम कहते नहीं पड़ा रहने दो इसको। तो बेटा इस समय मेटल के मेटल के चम्मच को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज एसिड जो होता है वो मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्योंकि ऑक्सीडाइज कर देता है, हो सकता है, संभव है कि जो मेटल का ऑक्सीडेशन से पदार्थ जो बने वो विषैला हो, और उसी से आप अचार को खा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। आगे त्वचा के संपर्क में आकर उसे जला देता है, ये सभी जानते हैं। एसिड अगर त्वचा के संपर्क में आ गया उसे जला देगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पक्का जला देगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, प्रबल एसिड में से एक है। लास्ट में एक आर्टिकल आता है तनुकरण। तनुकरण क्लास 10th से स्टार्ट होता है, और ये आपको आगे की भी क्लासेस में तनुकरण के विषय में थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए। मैं तो सबसे पहली बात समझता हूँ क्लास 10 में ही नॉलेज हो जाना चाहिए। तनुकरण क्या है, तनुकरण क्या है मैं बताता हूँ। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, प्रबल, लेकिन अगर हम इसकी प्रबलता को कम करना चाहें तो इसमें जल को मिला दें, और जब जल मिला देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बचेगा कम, जल हो जाएगा ज़्यादा।
तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की क्षमता भी कैसी हो जाएगी, कम। इस घटना को कहते हैं तनुकरण। किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु के प्रभाव को कम कर देना कहलाता है तनुकरण। और केमिकली अगर मैं डाइल्यूशन की बात करता हूं, तनुकरण की बात करता हूं, तो हम जल मिला के पदार्थों का तनुकरण करा देते हैं, चाहे वो अम्ल हो और चाहे वो क्षार। तो दो बातें हैं। पहली बात, मेरे पास यहां अम्ल भरा रखा है, ठीक है। अम्ल को तनुकरण करता समय या अम्ल पर पानी मिलाते समय एक ही बात को ध्यान रखना। देखो मैं पहला एक्सपेरिमेंट बताता हूं। ये अम्ल था, एसिड था, और मेरे पास ये जल था। हमने जल की 4 बूंदों को पहले यहां पर डाला। या मैं जल को डालूंगा, सबसे पहले ध्यान दो, जैसे ही थोड़ा सा पानी गिरेगा, एसिड की अमाउंट ज्यादा है और जल की अमाउंट कैसी है, कम, क्योंकि जल को ऊपर से डाल रहे। पहले जल 1 बूंद गिरा, 2 बूंद गिरा, 3 बूंद गिरा, तो जल की अमाउंट कम है, एसिड की अमाउंट ज्यादा है। जल और एसिड की जो अभिक्रिया होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। एसिड में ऊष्मा को सहन करने की, ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती है, या ना के बराबर होती है। तो अच्छा सोचो, अगर जितनी हीट एनर्जी बनेगी उसको अगर एसिड अवशोषित कर लेता तो हीट को समाप्त भी कर लेता एसिड। लेकिन क्योंकि मैंने बताया एसिड के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की पावर नहीं है, तो क्या करेगा, एसिड उबल जाएगा उसी समय। और जब उबल जाएगा तो उबलने से जो एसिड होगा वो कहां निकल आएगा, बाहर। और हो सकता है जो एक्सपेरिमेंट इस प्रकार का कर रहा हो उसको डैमेज दे दे। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पदार्थ कब उबलता है, जब ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। जब तक वो अवशोषित कर सकता है तब तक नहीं उबलता है। आप पानी को उबाल रहे थे, क्या सीधे उबलने लगा था? नहीं, पहले आपने पानी को गर्म किया, कुछ देर तक वो नहीं उबला। क्यों? क्योंकि उस ऊष्मा को वो क्या कर रहा था, अवशोषित कर रहा। फिर एक समय उसकी क्षमता खत्म हो गई अवशोषित करने की, अब वो उबलने लगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, भैया एसिड यहां से हटाया, मैंने इस पर क्या रख दिया, वाटर, और ऊपर से मैंने एसिड रख दिया। अब मैंने एसिड की सबसे पहले 4 बूंदें डाली। बस इतनी बात सोच करके बताना है, एसिड की 4 बूंदें डालोगे तो एसिड ज्यादा होगा इस पात्र में कि वाटर ज्यादा होगा, वाटर। और वाटर की ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये थोड़ी बहुत ऊष्मा को तो क्या कर लेगा, अवशोषित ही कर लेगा। हालांकि उस समय ये गर्म हो जाएगा, तो हम 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे, फिर इसमें 2-4 बूंदे एसिड डालेंगे, फिर ये गर्म हो जाएगा, फिर रुक जाएंगे, जैसे ही ठंडा होगा फिर से एसिड डालेंगे। ड्रॉपलेट फॉर्म में, बूंद बूंद के रूप में एसिड को इसमें मिलाते रहेंगे, और इस प्रकार से एसिड का तनुकरण हो जाएगा। तो मैं लास्ट बात बोलता हूं, अम्लों का तनुकरण करते समय अम्ल को जल में डालना चाहिए या जल को अम्ल में डाल देना चाहिए? अम्ल को जल में डालना चाहिए। अच्छा, जल में ऊष्मा को सोखने की या अवशोषित करने की क्षमता अधिक क्यों होती है? आप देखते हो कि पानी सर्दियों के मौसम में गर्म किया जाता है, 10-15 मिनट लगता है, तब पानी गर्म होता है, व्यक्ति उससे नहाता है। अभी सोचो अगर तेल को तुम्हें गर्म करना होता, क्या 10-15 मिनट तक गर्म करना पड़ता है? नहीं, 2-2.5-3 मिनट में तेल गर्म हो जाता है। तो अगर मैं तेल या अम्ल किसी भी पदार्थ की बात करता हूं, जल में ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है इनमें से, तो ये इसको तनुकरण कह देते हैं। तो मैंने लिख रखा है, इसका तनुकरण करते समय सदैव H2SO4 को जल में डालना चाहिए, कभी H2O को H2SO4 के सॉल्यूशन पे नहीं डालना चाहिए। तो बेटा बाकी की पढ़ाई करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे हम लोग।